अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी इल्मी शख्सियत से जिसकी सारी ज़िंदगी इल्म की तरवीज के लिए गुजरी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के कंट्रोलर, रजिस्ट्रार रहे, मुख्तलिफ़ शोबों के सरबराह रहे, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के उस्ताद रहे, हेड रहे इंग्लिश डिपार्टमेंट के, और प्रिंसिपल फैसलाबाद कॉलेज ऑफ लॉ, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जीसी यूनिवर्सिटी के हेड रहे और बहुत सारी हैसियतों में काम किया। बहुत सी किताबें लिखी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश में नातें भी लिखते हैं। आजकल दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद में, और फिर इसी के कंजुल मदारस बोर्ड के कंसल्टेंट भी हैं। स्टूडेंट लीडर भी रहे ज़माना तालिब इल्मी में, जब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी महज गवर्नमेंट कॉलेज धोबी घाट था। 3 बार अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के मरकज़ी सदर रहे। बहुत ही डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। आइए मिलते हैं। हम जावेद असलम बाजवा साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए आपको मिलवाएं। आज की दिलचस्प शख्सियत प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत मुद्दत से आपको हम फैसलाबाद में अहम ओहदों पे देख रहे हैं अपना किरदार निभाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो ये बताइए कि ज़िंदगी आगाज़ कहाँ से की? पैदाइश आपकी फैसलाबाद की है? सर मैं सियालकोट में तहसील पसरूर का एक गांव है ऊंचा पहाड़ी, तारीखी गांव है। क्योंकि हमारे सियालकोट के इलाका में ये चिविंडा, पसरूर और इस इलाके में पुराने 7 ज़ैलें बाजुओं का जो ओरिजिन है उसकी 7 ज़ैलें थी हमारे पास। इंटरेस्टिंगली जनरल बाजवा के वालिद साहब और मेरे वालिद साहब एक ही गांव से हैं। हमारा एक ही गांव है, एक ही लीनिएज था और है भी। फिर जब ये बाहर आबाद हुआ तो सियालकोट गुजरात के एरिया से जो अच्छे शोहरत वाले ज़मींदार थे उनको यहाँ पे अलॉटमेंट्स गवर्नमेंट ने की थी। ये फैसलाबाद के सारे बाजवे वहाँ से आए हैं? जी, सियालकोट के। यहाँ फैसलाबाद में 1.5 मरबा ज़मीन पर यूनिट अलाट हुई थी और सरगोदा के एरिया में 2 मरबा ज़मीन पर यूनिट अलाट हुई थी। मेरे दादा उस वक्त यहाँ फैसलाबाद में उसी सिलसिला में उनकी यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी। लेकिन चूँकि गांव ओरिजिनल सियालकोट में भी हमारा फैमिली का सर्कल बड़ा था, तो फिर हम मुस्तकिल दायमी फैसलाबादी नहीं हुए। दोनों तरफ हमारा लीनिएज था, जाते आते रहना, कुछ वक्त वहाँ चले जाना फैमिलीज़ के कुछ लोगों ने, कुछ यहाँ आ जाना। तो ये इत्तेफाक था कि जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरी वालिदा उस वक्त सियालकोट के वाले घर में थी। तो इसलिए मैंने अपने बर्थ प्लेस में भी सियालकोट ही उसी को ओन किया हुआ और मुझे अच्छा लगता है। सियालकोट क्या बात है, मरदमखेज़ खित्ता है, अच्छा लगता है, ज़बरदस्त। हज़रत इकबाल की जाए पैदाइश, फैज़ साहब सियालकोट के, और क्या क्या बड़े बड़े हीरे उधर पैदा हुए हैं। और जब बाजवा साहब, जावेद असलम फैज़ साहब से हमारी इनडायरेक्ट रिश्तेदारी है। अच्छा सर, फिर आप फैसलाबादी तो हो गए? फैसलाबादी हो गए सर। और बाकी तो सारी चक जुमरा से इब्तदाई तालीम हासिल की हाई स्कूल। अच्छा, आप भी चक जुमरा गए? अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, ये 2 तो यहाँ बाजुओं के 2 गाँव यहाँ जिनको अलाटमेंट हुई। ठीक है। दारुल वो इसलार वाला पहाड़ंग 126 और 107 रूपों वाली पहाड़ंग। तो ये 2 हमारे ओरिजिनल जो बाजवा की फैमिली के यूनिट के तौर पे आए ना, बाकी स्कैटर्ड हैं कि किसी ने कोई और ऑप्शन ले ली किसी ने। तो 2 यूनिट्स हैं जो एज ए यूनिट गाँव के यहाँ पे आए। यहाँ फैसलाबाद में तो बाजवा जो हैं ये तो ज़्यादातर यूँ लगता है कि बस आप तालीम व तहकीक में और इसमें तालीम व तदरीस में पढ़ गए। खैर, मतलब कैसे ये सब कुछ हुआ? घराना सारा शुरू से घर में माहौल तालीमी था? सर मुझे जहाँ तक अंदाज़ा होता है ना इस बात का
गांव में मतलब ये हमारे गांव में मुझे अब भी याद आता है, मैं बीए तक ग्रेजुएशन तक मैं गांव में ही रहा, राइश गांव में ही रही। गांव में मेरे जो वालिद साहब के चचाजाद भाई और दीगर फैमिली थे ना, ये 7 हमारे तायाजान थे। इब्तदान मेरी वालदा मरहुमा ने मुझे खुद से पढ़ाया स्कूल के साथ साथ, और स्कूल की तो क्लासों में मुझे जो फ़ख्र रहा बाकी बच्चों से नुमाया होने का, उसमें मेरी वालदा मरहुमा का बड़ा हाथ है। फिर मुझे इत्तफाक से साथी अच्छे मिले और उन्होंने मुझे देखते हुए जिस तरीके से मुझे टीच किया, पढ़ाया, मुझे अपना प्रोमिनेंट रोल दिया, सीआर के जैसे रोल होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे हमेशा से रखा। जैसे चक जुमरा स्कूल में आया तो जब मैं स्पीचेस में आगे था तो उन्होंने मुझे हर बज़्म अदब में असातिज़ा के लिए चेयर्स के साथ मेरे लिए भी एक डेस्क होता था। लेकिन वंस यू आर अ बाजवा, ऑलवेज अ बाजवा, बाजवा तो रहेंगे आप। ये हूँ हैं भी, ज़ाहिर है। तो बचपन में भी कभी वो मतलब जो असल मतलब हमारी ऐसे ही कहते हैं ना कि मतलब ज़रा थोड़ा सा जो देहातों में और खास तौर पे होता है लड़ाई झगड़े और चीज़ें हमारा गांव सारी चलती रही सर। हमारा गांव जो था ना, दैट वाज आइडियली पीसफुल, आइडियली पीसफुल, और हमारा सारा बचपन उसी माहौल में गुजरा, आइडियली पीसफुल। और इतना था कि लोग बाहर से आके, हमारे जो गांव के नंबरदार थे वो इतने प्रोमिनेंट थे और अपने डिसीजन मेकिंग में इतने और प्रसीजन में इतने नुमाया थे कि दूर दूर के लोगों के फैसले वहाँ आते थे, फैसले वहाँ आते। यह तो इत्तफाक से एक इलेक्शन के, गांव के इलेक्शन में खड़ा होना और जीतने और हारने के ऊपर एक कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई। और इत्तफाक से मेरे वालिद साहब का विजन था, उन्होंने हमारे जो पढ़ने वाला यूनिट था, हम 5 बहन भाई और एक मुलाजिम हमारे साथ कर दिया और हम शिफ्ट हो गए जहाँ हमारा पहला घर जो है ये शेखुपुरा रोड में, उस मुगलपुरा कहते हैं, ये निशाताबाद के करीब। और ख़ास तौर पे वी वर द फर्स्ट वन वो सारे इलाके में जिन्होंने बच्चियों को तालीम दी। मेरी बहनें जो साथ थी मेरे, तो हमारे ख़ानदान में मतलब हमारा प्राइमरी स्कूल था गांव में, फिर मिडिल भी हुआ, लेकिन उससे आगे कोई तालीम नहीं, टैबू था, तालीम देना ममनू था उस माहौल में ख़वातीन के लिए। मैं आपकी शादी कब हुई? 79। नहीं, वो तो चलें किसी भी सन में हो गई। अच्छा, तो मतलब कैसे हुए? मतलब जो जैसे उस दौर में बड़े कर दिया करते थे सर, ऐसे ही था, बल्कि उससे भी ज़्यादा था। अच्छा। मेरे वालिद साहब मरहूम और मेरे ससुर साहब मरहूम दोनों वापडा में कभी कुलीग हुए मुल्तान में कुछ अर्सा। और मेरे ससुर साहब मरहूम बहुत नेक आदमी था, बहुत शोहरत याफ्ता थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सारी उम्र जो है ना वो तबलीग में, मतलब वो एक दिन मिलने गए मेरे वालिद साहब को, वो रिटायर हो चुके थे 15 साल पहले। मेरे वालिद साहब को मिलने गए उनके ऑफिस में, तो ऐसे बच्चों की बातें करते करते उन्होंने पूछा, बेटा क्या कर रहा था? कहने एमए में पढ़ रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है। तो उन्होंने कहा, कोई कहीं बात हुई कि उन्होंने कहा, चलो साहब अभी तो कुछ सोचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो ना सोचना, फिर समझ लो आपने सोच लिया। मेरे वालिद साहब के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था कि चौधरी तफ़ैल ने मुझे रिश्ते की ऑफ़र की। घर नहीं देखा, बच्ची नहीं देखी, कोई इंट्रैक्शन नहीं है दोनों फैमिलीज़ का आपस, ना मेरी तरफ नज़र। वो बड़े खुश, घर में खुशी से फूले समा रहे थे। तो मेरी वालदा ने कहा, आज बड़े खुश हैं। कहते हैं, आज मेरे लिए तो बड़ी खुशी का दिन है। चौधरी साहब आए थे और उन्होंने मुझे अर्श पे पहुंचा दिया। तो उसमें सारा ये हुआ कि उन्होंने कहा, पता नहीं आप लोगों ने शादी क्या करनी है, मैं घर तो देखा हूँ। 1.5 साल के बाद दैट वाज द फर्स्ट विजिट फ्रॉम दिस फैमिली टू माय फैमिली। वाह। तो वो तशरीफ़ लेके गई हमारे घर को देखने के लिए। तो इस तरह से सर ये उधर थे आपकी सास मोहतरमा? सास मोहतरम मेरे घर के ही अच्छा। देख के अच्छा, आप में नहीं कभी तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं अपनी होने वाली बीवी को देख सकूं? सर, पहली बात तो ये है कि पहले मुझे पूछा मेरी बहनों ने, प्रेसिडेंट था मैं, वोकल था, हर सर्कल में जाता था। मुझे पूछा, भाई आपका कोई चॉइस? मैंने कहा
ये देख लेना कि मुझे, अगर तो मेरी सारी बहनें जॉब करती हैं, मैंने कहा मुझे हाउस वाइफ चाहिए, मैं घर का सुकून चाहिए, मैं 2 घंटे काम ज़्यादा कर लूँगा। जैसा मुझे ये ख़ास तौर पे ये जानना है कि ये सारे मराहल अभी मंगनी के हुए हैं तय, फिर शादी हो गई, वो जो एक होता है कि एंड पे बंदा सोचता है कि यार अच्छा रिज़ल्ट क्या निकला। आप जब शादी हुई तो फर्स्ट टाइम जब आपने बेगम साहबा को देखा होगा अपनी, तो क्या घर वालों को फैसला ठीक लगा? बहुत अच्छा फैसला था। अच्छा माशा, बहुत अच्छा फैसला। अच्छा उनके भी जज्बात इसी तरह के ऐसे ही थे। या ऐसा तो नहीं कि मतलब मैंने पूछा एक दिन कि आपको तो पता था मैं बगैर दाढ़ी के हूँ, उनकी फैमिली में बगैर दाढ़ी की प्रायोरिटी नहीं थी, दाढ़ी वालों की प्रायोरिटी थी। मेरा तो वो वालद वाले ने बगैर देखे हाँ कर दी था, जोड़ लगा हुआ था अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल। तो कहने लगी, मैं कहती थी काश कभी मेरी जहाँ शादी हो ना तो मेरा मियाँ पहले बगैर दाढ़ी के हो, सही, उसके बाद फिर जैसे भी हो। तो मतलब मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कहा अल्लाह ने फिर आपकी पूरी क्या जी। नाश्ते की मेज़ है, बाजवा साहब की फैमिली है, उनके 2 भाई हैं इस वक्त मौजूद माशाल्लाह। भाई तो और भी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमें जिन्होंने ज्वाइन किया 2 भाई हैं, परवेज़ साहब हैं, आरिफ असलम साहब, और उनके सन-इन-लॉ हैं नवाज़ बाजवा साहब जो मरूफ फ़िज़िकल ट्रेनर हैं, और अवैस बाजवा साहब उनके साहबजादे हैं। आज कुछ बातें जानते हैं जावेद असलम बाजवा साहब के, जो उनके भाई हैं, और बाकी जो उनके अज़ीज़ हैं वो उनको किस तरह से देखते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में उनका क्या ख़्याल है, क्या तासुरात हैं। परवेज़ साहब कहिएगा, जावेद असलम बाजवा साहब आपकी नज़र में। भाई जब छोटे थे ना बचपन में, उसी वक्त ये लीडिंग हैसियत रखते थे। हमारे बाप एक मुलाजिम थे महकमे में, उन्होंने हमारी परवरिश की, उसके बाद ये हमारे बाप की हैसियत रखते हैं। इन्होंने हमें शुरू से ही बहुत मोहब्बत प्यार और आसान तरीके से फैमिली को साथ लेके चले। आरिफ असलम साहब आप भी कुछ कहिए। अस्सलाम वालेकुम। बड़े भाई और जैसे भाईजान ने बताया कि वारिस साहब के बाद ये हमारे वारिस साहब की जगह है, और कोई भी फैमिली मैटर्स होते हैं इनके मुशावरत से और इनके कहे के बगैर नहीं मुकम्मल होता कोई भी। अवैस साहब जी सर, बाजवा साहब के हवाले से एक तो अपना तारुफ करवाइएगा कि आप क्या करते हैं, और फिर उसके बाद अपने फादर के बारे में फरमाइएगा कि किस किस्म के आपके साथ उनका रिलेशन, उनकी शख्सियत के बारे में आप क्या कहते हैं। सर मैं बिज़नेस करता हूँ अपना, ऑलिव आउटफिट्स के नाम से एक ऑनलाइन किड्स का ब्रांड है, किड्स ब्रांड है वो। जहाँ तक बाबा जानी की बात है तो ट्रेडिशनल फादर से बिल्कुल हटके, ही वॉज नेवर अ इम्पोजिंग फादर। कभी भी उन्होंने हम पे चीज़ें या अपने फ़ैसले जो है, हाँ रीज़निंग के साथ, जब हम छोटे थे तब से लेके रीज़निंग के साथ हमें आर्गूमेंट्स के साथ सारी बातें बताकर। मोहम्मद नवाज़ बाजवा साहब सन-इन-लॉ हैं, बहुत माशाल्लाह एक ट्रेनर को जिस तरह का होना चाहिए वैसी उनकी फ़िज़ीक है। तो बाजवा साहब से जानते हैं, कहिएगा जी आपके फादर इन लॉ आपकी नज़र में। मेरे तो उस्ताद भी हैं, मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे फादर के साथ इनकी बहुत बॉन्डिंग थी, तो उनका इंतकाल हो चुका है। तो उसके बाद मेरे लिए तो यही फादर फिगर हैं। इंतहाई शफीक उस्ताद हैं, मोहब्बत करने वाले बाप हैं, और मैंने जो इनसे बहुत बड़ी चीज़ सीखी, मेहनत करना। इस एज में भी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आम लोगों की तरह घर में बैठना पसंद नहीं किया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ मेरे से ज़्यादा वो मेहनत करते। भाई साहब खाने पीने में आपको क्या पसंद है? सर मैं नंबर 1 ज़िंदगी भर जंक फूड नहीं खाया, कोशिश की है होटलिंग ना करूं। मैं नेचुरल डाइट लेता हूं, सुबह और शाम, सुबह नाश्ता करता हूं, शाम का खाना लेता हूं, दोपहर में हल्का सा सैलड या फ्रूट का कोई एक पीस और एक चाय का कप, कुछ नट्स मौसम के मुताबिक।
तो That's सुबह all. नाश्ता वैसे किस चीज़ का करते मैं सर सुबह सादा रोटी, अंडा, सालन रात का बना हुआ जो, यही मेरी डाइट। मैंने बाज़ार का नाश्ता शायद ही कभी किया। ये जो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का जो नाम दिया गया, बेसिकली कौमी इत्तेहाद की कौमी जो इत्तेहाद। तहरीक थी, ये बाद में निज़ाम मुस्तफ़ा तो नहीं आया, मार्शल लॉ लग गया। और फिर उस दौर में जो डॉलर इतने आ रहे थे अमेरिका से, वो डॉलर में से आपको कुछ नहीं मिला? सर ये बातें आफ्टर तहरीक जो है ना सामने आती हैं इस तरह की, और आई भी, हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। अमेरिकी डॉलर आए थे ना, ये तो हकीकत है ना। आप जैसे दानिश्वरों को अंदाज़ा होता है, उस वक्त के वर्कर्स को अंदाज़ा नहीं होता जिस लेवल पे हम थे कि क्या कोई ऐसी बात है या नहीं है। लेकिन मुझे- ये तो वक्त ने साबित किया था कि बेसिकली ये इसके पीछे गैर मुल्की कुव्वतें हो थी सकता था। जो बेसिकली भुट्टो को हटाना चाह रही थी। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के इस तरह के इश्यूज तो रहे हैं हमेशा, कि किसी ना किसी के पीछे कोई ना कोई होता है और फिर यहाँ कोई किसी के आगे लगता है। लेकिन मुझे उस दौर में ना इतनी गालिबन आगाही थी, ना इतनी समझ थी। लेकिन मुझे उसके बाद PNA की तरफ से सूबाई का टिकट ऑफ़र हुआ, अपने हल्के का, आबाई का। लेकिन मैंने वैल्यू कर लिया था, वैल्यूएट कर लिया कि सियासत कोई अच्छा काम नहीं है, मुझे अपने एकेडमिक्स में ही रहना है। लिहाजा मैंने शुक्रिया के साथ वो वापस किया, एक्सक्यूज़ ये डाल के कि मुझे अगर देना तो शहर का टिकट दिया जाए, मेरा शहर का बनता है। बाजवा साहब, ये फरमाइए कि आप एक स्टूडेंट लीडर रहे और बड़े भरपूर आपने वो तर्जमानी की, तलबा की। आज इस एज में अब भी आप एक दरस व तदरीस से और इंतज़ामी अमूर एक यूनिवर्सिटी के देख रहे हैं, ये फरमाइए कि आज भी आप ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स और स्टूडेंट्स यूनियंस को एक्टिव करना चाहिए और इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए? सर, जब तक हम स्टूडेंट्स में से नर्सरी नहीं ना लेकर आएंगे और पढ़े लिखे लोगों को इनकरेज करके उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हमारे मुल्क के ऊपर की पॉलिटिक्स और हमारा एंगल सीधा नहीं हो सकता। ये वो तारीख़ी अदारा है जी जो गवर्नमेंट कॉलेज धोबी घाट के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता था। जहाँ कहीं भी इस वक्त लायलपुरी रहते होंगे, फैसलाबादी जो लायलपुरी थे उस वक्त के लायलपुरी, वो तो जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज धोबी घाट क्या था। अच्छा, उसमें आजकल ये यूनिवर्सिटी बन गई, इसी अदारे के रजिस्ट्रार रहे, इसी अदारे के कंट्रोलर इम्तहानात रहे जावेद असलम बाजवा साहब, और इनके साथ साथ यहाँ से पढ़े स्टूडेंट लीडर रहे, फिर यहीं पढ़ाते भी रहे। तो बाजवा साहब, एक पूरी आपकी तो लगता है पूरी लाइफ इधर ही गुजर गई। सर, ये सामने ग्राउंड है, आपके सामने ट्रैक है हमारा। तो मैं इस यूनिवर्सिटी का मैराथन रेसर था। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज दौर में। अच्छा सर। 3000 5000 इवेंट मेरा बेसिकली था। हाँ। और उसमें मैं यहाँ का पोजीशन होल्डर भी रहा। माना जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे एज ए लेक्चरर में, तो मेरा बेसिक काम तो ये था कि मैं साथ अपने बच्चों को उस तरीके से पढ़ाऊँ, उनको नॉलेज इम्पार्ट करूँ जैसे वो मुमकिन हो सकती है। आप इंग्लिश के उस्ताद रहे? अंग्रेज़ी के उस्ताद था। आपने इंग्लिश पे किताबें भी लिखी, ग्रामर पे, और क्या मेरी कौन कोई से 7 किताबें लिखी हैं? 7 बाजवा किताबें साहब ने। मेरी हैं जो मुख्तलिफ औकात में यहाँ पे मुख्तलिफ पंजाब भर के कॉलेज में पढ़ाई जाती है। अच्छा। मैंने स्टार्ट किया प्रोफेसर वकार ज़हीर के साथ, स्टूडेंट्स ग्रामर के। उसके बाद फिर हमने BA की किताब लेकर आए। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स किताब पार्ट 1 लिखी। फिर हमने फ्रेंड्स की पार्ट 2 लिखी। फिर हमने फ्रेंड्स के नाम फ्रेंड्स के नाम। ठीक। फिर हमने मॉडल पेपर सर ऐसे लिखे कि स्टूडेंट्स को वो सिर्फ मॉडल पेपर से अगर तैयार करते, मॉडल पेपर का जो इब्तदान पहला उसका जो है ना कॉन्सेप्ट मैंने दिया कौन को। ये बड़े बड़े यहाँ फंक्शन हमने किया। वैसे पंजाबी का पहला तरी मुशायरा, अच्छा। आंट तो पुछला सजना मैं कल्ला बदनाम तो नहीं। वाह। ये पहला तरी मुशायरा भी मेरे दौर में यहाँ पे हुआ। और फिर बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ को हम, ये इस वक्त जो हमारे जस्टिस हैं 24 चैनल पे आते हैं,
नज़ीर अजीज नज़ीर साहब। गाजी साहब को हमने यहाँ हमको बुलाया, जो बड़े बड़े एंकर पर्सन को भी हम यहाँ, ताकि स्टूडेंट्स की कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में वो अच्छा, हिस्सा लें। आप प्रिंसिपल फैसलाबाद कॉलेज ऑफ लॉ भी रहे, जी, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिंग्विस्टिक्स भी लिंग्विस्टिक्स रहा। और लॉ, और इसके अलावा कंपेटिटिव स्टडीज़ के भी जी जी रहे हेड। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इतनी हैसियतें, कंट्रोलर भी और फिर रजिस्ट्रार, माशाल्लाह यूँ लगता है आप तो कॉलेज के दौर से यूनिवर्सिटी तक एक एक लम्हे की आपकी वो पूरी तारीख, हिस्ट्री में आपकी तारीख हूँ। मैं तारीख है आप 71 में यहाँ आया, 71, और मैं 2014 तक 1 साल के वक्फे से, जो मेरा फाइनल ईयर और सर्विस का है, मैं 79 के एंड में फारिग हुआ और मुझे फरवरी 80 में जॉब मिली। 1 साल बाहर की जॉब है मेरी समराबाद कॉलेज की, और वेरी नेक्स्ट ईयर में यहाँ आ गया। हम जीसी यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस पहुँचे हैं। यहाँ जीसी यूनिवर्सिटी के शोबा इंग्लिश के सरबराह प्रोफेसर गुलाम मुर्तज़ा आतर साहब, उन्होंने चाय का अहतमाम किया है। आइए मिलते हैं। जी, आतर साहब की रहायशगाह पर मौजूद हैं, तो यहाँ डिप्टी कंट्रोलर जीसी यूनिवर्सिटी अब्दुल मन्नान साहब भी मौजूद हैं, और चेयरमैन पाक स्टडीज़ और अब्दुल कादर मुश्ताक साहब भी मौजूद हैं। आतर साहब तो मेज़बान हैं, तो अब्दुल मन्नान साहब से आगाज़ करते हैं। सर कहिएगा, आपका वक्त गुज़रा, कैसी शख्सियत पाई बाजवा साहब ने? जावेद असलम बाजवा साहब को मैंने अपने इस दौर में नहायत ही शफीक उस्ताद, एक अच्छे केयरिंग बॉस और एक प्यार करने वाले बाप की हैसियत से इन्हें देखा। अब्दुल कादर मुश्ताक साहब से जानते हैं, चेयरमैन पाक स्टडीज़ डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी। सर, आपका दौर कैसा रहा? इनके साथ आपका जो भी ताल्लुक़ रहा, जितना अरसा भी रहा, कैसा पाया आपने? बाजवा साहब का रोल एज अ उस्ताद, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर, और इसके साथ साथ एक शागिर्द के अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा करना है, शागिर्द की जो छुपी हुई खूबियों को निखारना है, वो मैं समझता हूँ कि सर का बड़ा अहम किरदार था हमारे अंदर। आप तकरीब के आज के जो खाने का, चाय का एहतमाम किया है, इसके जो मुंतज़िम मोहतरम मेज़बान जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा इंग्लिश के सरबराह जनाब गुलाम मुर्तज़ा, प्रोफेसर गुलाम मुर्तज़ा आतर साहब, उनकी बातें सुनते हैं। उनका भी बहुत करीबी ताल्लुक़ है जावेद असलम बाजवा साहब से। सर कहिएगा। बाजवा साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ फॉर्मेलिटीज़ से मावरा है। मेरे लिए वो फादरली फ़िगर हैं, भाई हैं, उस्ताद हैं, सब कुछ हैं। ये ताल्लुक़ 92 से शुरू होता है। मैं शफ़क़त साहब फ़िज़िक्स के प्रोफेसर थे, उनके घर पढ़ता था, तो उन्होंने पूछा कि इंग्लिश के लिए कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर अभी तो कहीं नहीं। कहाँ से पढ़ना है? मैंने कहा सर बाजवा का नाम सुना है, बड़ा नाम है। तो कहने लगे वो तो मेरा यार है, मैं उन्होंने कह देना। तो उन्होंने कहा जी कि बाजवा साहब को फ़ोन किया कि मैं एक स्टूडेंट को भेज रहा हूँ, आप इसे आधी फ़ीस लीजिएगा। तो सर ने कहा आप भेज दें, मैं उसे फ़ीस नहीं लूँगा। तो ये 92 की बात है। तब से मैं सर के साथ एक फ़ैमिली मेंबर की हैसियत से हिस्सा रहा हूँ सर की फ़ैमिली का, और मुझ पर सर की इतनी शफ़क़त, इतने एहसानात हैं, गिनवाए नहीं जा सकते। और मैं जो कुछ हूँ वो सर की वजह से हूँ। तो एफएससी में सुबह से शाम तक, यूनिवर्सिटी में कोई और पढ़ाता था, लेकिन क्लास हम फिर भी सर बाजवा की लेते थे, और बाकी क्लासेस के जो तलबा होते थे वो भी सर की क्लास में आके बैठा करते थे। इतनी मोहब्बत और मेहनत से पढ़ाते थे, वाइट बोर्ड भर जाना, और मुसलसल एक पूरी जान, पूरी अरकरेज़ी के साथ सर डिलीवर करते थे। तो बाजवा साहब, ये सारी चीज़ें, सब कुछ आप सुन रहे हैं, हम माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जज्बात का इजहार मिल रहा है। मन्नान साहब ने, अब्दुल मन्नान साहब ने बताया, आतर साहब और अब्दुल कादर मुश्ताक साहब, तो ये जो इतना खलूस, मोहब्बत, प्यार, ये सिलसिला, ये एक जो अपने हामी पैदा करने की इंसान के अंदर एक लाशऊरी एक जज्बा होता है,
या शौरी कोशिश होती है, ये उसका नतीजा था या ये कोई अंदर की एक तड़प है, एक शौक़ है, लगन है? असल में सर मुझे मुर्तज़ा के इस लफ्ज़ एक से इत्तफ़ाक़ नहीं है, एहसान वाले से। मैंने एहसान नहीं किया, अपना रोल प्ले किया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप दीदा हो गए हैं, जज्बाती हो गए हैं, और ये बड़े आदमी की निशानी होती है कि मतलब, और ये मैंने अपनी एक कन्विक्शन के तहत एक रोल अदा किया, हर उस जगह किया जहाँ मुझे नज़र आया कि यहाँ मेरा रोल अदा करने से बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, उसको मैंने बग़ैर लाग लगाओ के कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो नतीजे निकालने के लिए नहीं किया, उस आदमी को उस सिचुएशन से निकाल के बड़ा आदमी बनने की तरफ राग़ब करने के लिए ना एक एफ़र्ट किया। वाह। और ये सारी ज़िंदगी की है और मिशन है। मेरे वालिद साहब का भी यही मिशन था। डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा आतर साहब की मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं, उनसे बातें भी हुई, बहुत खूबसूरत। उन्होंने खाने का भी एहतमाम कर रखा था, और यहीं हमें मालूम हुआ कि वो बहुत अच्छा गा भी लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। उनके इस फ़न का जो पता चला, इस पे तो पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन अभी हम उनसे थोड़ा सा कुछ सुनते हैं, म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आप भी शामिल हो डॉक्टर साहब, प्लीज़। ये झुके झुके निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर लूं। ये झुके झुके निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर लूं। यही अपनी सुबह कर लूं, यही अपनी शाम कर लूं। ये झुके झुके निगाहें। तेरा गम तेरी मोहब्बत, तेरा दर्द तेरी हसरत, तेरी हो अगर इजाजत तो मैं अपने नाम कर लूं। ये झुके झुके निगाहें। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। बहुत खूबसूरत आवाज़, और बजाते भी अच्छे हैं साज। इनसे लगता है दोस्ती करना पड़ेगी। हम कोई जदीद अलूम जो हैं उनमें अपडेटेड निसाब जो है, या तो वो पढ़ाते नहीं, या फिर हमारे पास जदीद तरीन सहूलतें मैसर नहीं, फैकल्टी मेंबर्स मैसर नहीं, जिसके नतीजे में हम इंटरनेशनल लेवल के साइंसदान पैदा नहीं कर पाते, और स्टूडेंट्स या उनकी हाज़िरी नहीं हो पाती, या उनकी दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बेशुमार हैं, एमफिल हैं, पीएचडीज़ हैं, एमएस, बीएस, लेकिन काबिलियत जिसे कहते हैं वो लगता है कहीं गुम हो गई है। सर कभी एक दौर था जब असातिज़ा को ओपन माइंडेडली पढ़ाने की इंटेंट थी, शौक़ भी था, लर्निंग भी थी, और पढ़ाते भी थे। फिर एजुकेशन इंडस्ट्री बन गई। इंडस्ट्री को उसको जो होल्ड करते थे उसके ऊपर, उन्होंने इसको कारोबार बनाया। कारोबार में उन्होंने वो पढ़ाने को कहा जो वो चाहते थे, जिसकी वजह से वो एक स्टीरियोटाइप काम शुरू हो गया, और इम्तहान में मुकाबला नंबर लेने का, मार्क्स लेने का हुआ, और वो रटा शुरू हो गया। क्रिएटिविटी कम हो गई या ख़त्म होकर रह गई। ये सोच आगे बढ़ने की
किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, केस स्टडीज़ कैसे लेकर आगे बढ़नी है, वो काम ख़त्म हो गया। आज भी जिन अदारों में केस स्टडीज़ के ऊपर सिस्टम खड़ा है पढ़ाने का और एवेल्यूएशन का, वही इदारे आगे जा रहे हैं। आप किसी भी कंट्री की मिसाल ले लें, यही बात आपको सामने नज़र आएगी। या एथिक्स एंड मोरालिटी उनके साथ चलेगी, साथ उनकी ये केस स्टडीज़ चलेंगी जो उसका लीगल फ्रेमवर्क और मामले की गहराई को समझकर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन पर जाएगी। हम आज ये सिस्टम नाफिज कर लें, हम दुनिया के सबसे आगे, जीनियस लोग हमारे बहुत हैं, बहुत जहानत है हमारे पास, लेकिन कमी है मेथडोलॉजी की, कमी है तरीक़ाकार की, कमी है इंटेंट की। हम वाकई लॉर्ड मैकाले वाले सिस्टम को लेके आना चाहते हैं। उन्होंने मुझे एनालिसिस करके बता दिया अपना कि पाकिस्तान या इंडिया के लोग जो हैं ये हमसे इंटेलिजेंस में आधे हैं या उससे भी कम है, ज़्यादा यहाँ 1/3 वाले को पास कर दें, ज़्यादा 32.5 वाला पास होता है। आज यहाँ हार्वर्ड की तरह 70 वाला पास कर देना हम भी, वो पास होगा। अब मेहनत होगी, हम अप टू मार्क जाने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टूडेंट कहेंगे 70% लेंगे तो पास होंगे। बाजवा साहब कंसल्टेंट भी हैं कंजल मदारस बोर्ड के। इस बोर्ड के ऑफिस चलते हैं और देखते हैं कि आजकल जो मजहबी दीनी तालीमी अदारे हैं, क्या वो पुरानी डगर पे चल रहे हैं या उनमें कोई जिद्दत आई है। आइए देखते हैं। कंजल मदारस बोर्ड के कंसल्टेंट हैं जावेद असलम बाजवा साहब, और जो यूनिवर्सिटी है दावत इस्लामी की, दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, उसके रजिस्ट्रार भी हैं। तो बहुत रेलिवेंट बड़े कंसर्न पर्सन हैं जिनसे ये जाना जा सकता है कि जो इमेज तालीमी अदारों, मजहबी तालीमी अदारों के बारे में, मजहबी मदरसों के बारे में जो एक बना हुआ है लोगों का कि ज़माने से बहुत कटे हुए और बहुत पीछे हैं, क्या ऐसा ही है? और आप इतने पढ़े लिखे आदमी अगर इस शोबे में आए हैं, इस तंजीम के साथ या उसके अदारों के साथ वाबस्ता हुए हैं, तो क्या बता सकते हैं कि कुछ नया हो रहा है? बाजवा साहब। सर, आप के सवाल के जवाब में मैंने आपके सामने ये एक अपनी कोड बुक को पेश किया है। इसमें हमारे डे 1 से बच्चे के दाखिल लेने से लेके क्या निसाब पड़ेगा, कितने क्रेडिट आवर्स का पड़ेगा, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा। मिसाल के तौर पे हम इस वक्त कमो बेश मोर देन 1 मिलियन स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख लोगों से ज़्यादा, 10 लोगों से ज़्यादा आपके शागिर्द हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, रजिस्टर्ड है। जिस वक्त दुनिया में और पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों में और अदारों में तालीम का दाखिला लेने वालों का ग्राफ नीचे जा रहा है और हर साल यूनिवर्सिटियों में कई दफ़ा इश्तहार देने के बाद भी दाखिले पूरे नहीं होते, दावत इस्लामी के तमाम इंस्टीट्यूशन में हर साल दाखिले का ग्राफ ऊपर जा रहा है। और आप अंदाज़ा कीजिएगा कि कभी हम साल में 1200 स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करते थे, अब हमारे पास 30,000 से प्लस दाखिला हुआ इस साल। अब सूरत यार ये है, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया 21 में, तो मैंने इसका एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाई इसकी कि इस हिसाब से ग्रोथ के ऊपर जाने पे हमारे लिए क्या मसाइल पेश हो सकते हैं, क्या यानी स्वाट एनालिसिस। स्वाट एनालिसिस में मुझे पता चला कि आइंदा आने वाले 4 to 5 ईयर्स के बाद हमारा ये सैचुरेशन इतनी हो जाएगी कि वी हैव टू एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज़ फॉर द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स एंड अर्निंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर हम ये नहीं करेंगे, लोग बदल हो जाएंगे, रिलीजियस तालीम में नहीं आएंगे। मुझे लोगों का वो रिलीजियस तालीम के साथ इंटैक्ट रखना और उनका बढ़ाना, तजस्सुस बढ़ाना और उनको देखना कि यहाँ मुझे फ़ायदा, ये बहुत ज़रूरी था। लिहाजा मैंने अपने बड़ों के साथ मशावरत की है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस मामले में, आइडियाज़ दिए हैं। अब हम जब बच्चा 4 साल हमारे पास पढ़ लेता है तो उसके लिए कैरियर काउंसलिंग का सेशन शुरू करते हैं जॉब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए से। हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो हर अदारे को विज़िट करते हैं, 4 साल मुसलसल रिपीटेडली जाते हैं,
पहला उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि और एवेन्यूज़ या सितारों से आगे जहाँ और भी है, ये एवेन्यूज़ और भी खुले हैं जहाँ आप जा सकते हैं। फिर आगे उनकी ज़हन साजी करते हैं कि वो कहाँ ज़्यादा बेहतर जा सकते हैं। फिर हम उनकी ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये फ़लाँ फील्ड के लिए ज़्यादा बेहतर है। तीसरे साल तक हम ये फैसला कर लेते हैं। चौथे साल में हम उनकी एंट्री उधर करके उनकी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं, ताकि जब ये 8वें साल में हमारे पास से फारिग हो तो उस शोबे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएँ। लेकिन दरस निज़ामी ही पढ़ाते हैं ना आप, इसके सिवा क्या पढ़ाते हैं? हमारे पास गवर्नमेंट ने हमें 2 चीज़ों में दरस निज़ामी और कुलियतुल शरिया 2 टायर दिए। एक है जो हम 8 साल का दरस निज़ामी करवाते हैं, एक है हम जो दुनियावी अलूम से BA पास ग्रेजुएट्स को लेते हैं 8 सेमेस्टर का, उनको एक कोर्स कुलियतुल शरिया के नाम से करवाते हैं। दैट इज़ आल्सो इक्वलेंट टू दैट वन MA अरबी एंड MA इस्लामियात। इसके अलावा असल में देखना यह था कि ये स्टूडेंट के लिए 2 इशूज़ थे जिनकी तरफ आप शुरू में इशारा किया। एक ये मेन स्ट्रीम में नहीं जाते थे, दूसरा इनके पास नॉलेज नहीं था, दुनियावी अलूम का नॉलेज नहीं था। ये फ़क्त जो था रिलीजियस अलूम के ऊपर थे। हालांकि शुरू में जब दरस निज़ामी शुरू हुआ, अगर हम उस दौर के सिलेबस को उस दौर की हालात के मुताबिक देखें तो उसमें तो ब्लेंडिंग थी। अब हमने इमाम गज़ाली थाट को सारा अपनाया, गज़ाली विजन के ऊपर अपने सिलेबस को मुरतब किया, और उसके साथ हमने इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंसेस, सिविक्स, बच्चियों के लिए होम इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस के शोबाजात को इंट्रोड्यूस करवाया। बाजिद साहब ये बताइए कि आप अभी ऑपरेटर्स पैदा कर रहे हैं क्या? कंप्यूटर के ऑपरेटर्स, छोटी छोटी चीज़ों के उनको इस्तेमाल करने की चीज़ें वो आ जाएंगे, लेकिन क्रिएटर्स कब पैदा करेंगे? सर बात असल में ये है कि देखना ये ना कि पहले हम जो यहाँ मेरे आने से पहले या दीगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किताबों के सफ़ों के ऊपर थे। इतने सफ़े रोज़ हमने किताब पढ़नी, नॉलेज इम्पार्टिंग नहीं होती थी, किताब पढ़ते थे वो। अब हमने उस सिस्टम को पहले तो चेंज किया, किताब नहीं टॉपिक्स हैं, और वो नॉलेज जोन के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनकी वेटेज मुकर्रर कर दिया क्रेडिट आवर के बाद, लेक्चर उनके मुकर्रर किए। अब हमने उनको दुनियावी अलूम के जो जहते हैं उनके ऊपर हाउ टू प्रिपेयर योर लेक्चर्स, हाउ टू टेक नोट्स, हाउ टू हैव एन एक्सेस टू अदर सोर्सेज, डिडक्टिव रीजनिंग कैसे करनी है और इंडक्टिव रीजनिंग कैसे करनी है, रिसर्च के ऊपर कैसे जाएंगे, रिसर्च टूल कौन से हैं। जस्ट आप इमेजिन करें, कभी ऐसे आप सुनेंगे कि किसी अदारे में रिसर्च की इस तरह से क्लासेस होती हैं। ज़रा देखें तख्लीकी तहकीकी मुकालाजात के हदायत किस तरह से उसको हम टेकअप करेंगे, और किसी भी यूनिवर्सिटी के आप क़वाइद व ज़वाबित को देख लें, दीज आर मोर दैन दीज। बहुत मुख्तलिफ है जो सुन रखा था या जो एक तसव्वुर पाया जाता है मजहबी तालीमी अदारों के हवाले से। सब का अभी नहीं कह सकते, जिसको हम विज़िट कर रहे हैं या जिनके बारे में ताज़ा बहुत सी चीज़ें इल्म में आ रही हैं। और बाजवा साहब जैसे माहिर तालीम उस अदारे से जब वाबस्ता हुए तो अभी जो हम देख रहे हैं कि जिस पैटर्न पे वो चल रहे हैं, ये इस ज़रूरत को महसूस करना ये बहुत बड़ी बात है। ये सोच की तब्दीली है जो दावत इस्लामी में अगर ये सोच पाई जा रही है कि वक्त के तकाज़ों के मुताबिक निसाब तालीम को ढालना है, तो समझें कि बस फिर किस्मत संवर जाएगी, क्योंकि लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट्स वाबस्ता हैं। बहुत बड़ी तहरीक, बहुत बड़ा अदारा है। बैरून मुल्क भी हम देखते हैं, हार्वर्ड में हो या ऑक्सफोर्ड यूनियन के भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ शायद कत्ल गारत नहीं होती। बदकिस्मती से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स यूनियन की जब भी फ़ाल होती हैं वो लड़ाई झगड़े और कत्ल गारत हो जाती शुरू। इसको कैसे रोका जा सकता है? सर देखिए, बस जिस की मिसाल देखें, हमारे दौर से पहले यहाँ पे हर साल 1-2 मर्डर हो जाते थे तलबा के। अब जब मैंने विन किया
तो उस वक्त ट्रेडिशनली हम 6 ऑफिस बियर थे, 6 घोड़े लाए गए, सजे सजाए बच्चों लेके आए, उनके ऊपर यहाँ से जुलूस निकलता, घंटा घर से होके वापस डीसी आना था। मेरे मुखालफिन सारे, जो हारी हुई पार्टी थी वो ग्राउंड के अंदर बैठी हुई थी, सारे एक तरह जैसे सोग में बैठे हों। तो मैंने उनको देखा तो मुझे अच्छा ना लगा कि ये ऐसे बैठे और मैं घोड़े पे चढ़ के, कोई इनके ऐसा ना हो ये समझे कि हमें फतह किया। मैं तो डेमोक्रेटिकली इलेक्शन से जीता हुआ था, मैंने घोड़ा खड़ा किया, मैं घोड़े से नीचे रहा, मैं उनके अंदर जाके बैठा। बाजवा साहब, आप अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के 3 बार गालिबन 3 बार प्रेसिडेंट रहे, बहुत बड़ी तंजीम है, मरकज़ी प्रेसिडेंट रहे। तो अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान जो है ये बेसिकली क्या इसका क्या करती है? सर हमें जब दादा हुआ ना, जॉब में हम आए लोग, तो यहाँ पे सुर्ख और सब्ज़ा की लाइन बनी हुई थी। बहुत से असातिज़ा जो किसी न किसी वजह से आवाज़ अपने ऊपर उठाते थे या वो मैन ऑफ आइडियाज़ थे, तो उनको सुरखा का लेबल लगा के ना दूर दराज के मकाम पे फेंका जाता था। और एक असातिज़ा की जो उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ एक ग्रुप था, वो अपने आप को सब्ज़ा करता था। अब हमने सोचा कि 2 बातों की ज़रूरत है। एक ये कि असातिज़ा के लिए कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें उनके साथ ना सुरखा क्यों लगा है लेबल, एक मुसलमान के साथ क्यों लगा, इनकी ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। बेसिकली तो हमने अपनी अंजुमन असातिज़ा उनके लिए फ्रेम की थी। हमने इसका निशाब बनाया था, हफ्तावार इतना मुताला करना है, इन किताबों का सीरत का मुताला करना है, ये जर्नलाइज्ड बुक्स हैं इनका मुताला करना है। फिर हमने महीने में एक क्विज़ प्रोग्राम अरेंज किया कि आपका हम कंपटीशन भी करवाएंगे असातिज़ा का आपस में, और फिर हमने उनके इजलास रखने शुरू कर दिए थ्रू आउट पाकिस्तान। नतीजा ये निकला कि हमारी कोई फॉलोइंग मेंबरशिप जो थी ना वो 10,000 तक चली गई, और इसमें हमने यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी सतह के लोगों को बिला तखसीस उसका मेंबर बना। तो अब उसकी वजह से हम जो है ना वो आगे वो फिर हम एक वक्त आया जब मैच्योरिटी इतनी हो गई कि उनको हम टीचर्स की, पॉलिटिक्स के जो की ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, प्रोफेशनल तंजीमें हैं, उनमें भी फिर हमने हिस्सा लेने के अलाउ कर दी। फैसलाबाद की मुमताज़ इल्मी अदबी शख्सियत और दयार नात के रूह रवां जनाब डॉक्टर रियाज मजीद साहब से मिलने पहुँचे हैं। दयार नात के हवाले से जब बात की जाए तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ नात के हवाले से गुफ्तगू होती है, नातिया शायरी होती है, मुशायरे होते हैं, और सर्वे कौनैन के हजूर हदिया अकीदत पेश किया जाता है। और जो भी एक मुसलमान उनकी शान अक़दस में कुछ अर्ज़ कर सकता है, कुछ कह सकता है, कहने की कोशिश की जाती है शेरी अंदाज में। यहाँ कुछ और मुमताज़ शख्सियात भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आगाज़ करते हैं हमारे शहर के मारूफ़ सहाफ़ी और राइटर, तख्लीक़कार जनाब हमीद शाकिर साहब से। शाकिर साहब, कहिएगा आज की मेहमान शख्सियत के बारे में। मेरा तारुफ़ जो है वो 1990 की दिहाई के अवाइल में हुआ, और उन दिनों गवर्नमेंट कॉलेज धोबी घाट में एक टी क्लब हुआ करता था, जहाँ उस वक़्त के सीनियर असातिज़ा जो थे वो भी तशरीफ़ फरमा होते थे। मैं कभी कभी रियाज मजीद साहब, डॉक्टर हसन जैदी और अनवर महमूद खालिद साहब के हवाले से वहाँ उनसे नशिस्त होती थी, तो बाजवा साहब से वहाँ मेरा तारुफ़ हुआ। बाजवा साहब जो हैं वो बहुत हमा जहत शख्सियत के मालिक हैं। मियाँ मुनीर अहमद साहब से जानते हैं, उनसे कुछ जावेद असलम बाजवा साहब के बारे में जानते हैं। बाजवा साहब बहुत ही मंजमरंज शख्सियत हैं। इल्म अदब के साथ भी उनका बड़ा गहरा तल्लुक़ है। अपने फील्ड में वो इंग्लिश के उस्ताद होने के नाते से बहुत सारे शागिर्द फैसलाबाद में उनके बहुत अच्छे मकामात पर बैठे हैं, तो उनके साथ मिलके हमें बहुत ही खुशी हुई। सरवर कादरी साहब से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा साहब एक नहायत बरगुज़ीदा और एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं।
हमारा गोइन से पुराना इतना इंट्रोडक्शन नहीं है, नात की वजह से हुआ है। पहले जानते तो थे, इनका गायबाना नाम था हमारे ज़हन में, लेकिन ये नात की वजह से अब तो बहुत ज़्यादा हमारे दिलों में सरायत कर चुका है इनका नाम। प्रोफेसर ताहिर सिद्दीकी साहब नात पे बहुत काम किया, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं, कुछ बातें उनकी भी। मेरी खुशकिस्मती कि इतने अरसे के बाद अब 2 साल से मुझे इनका रफ़ीक कार बनने का शर्फ हासिल हुआ है। मैंने इनके अंदर छुपे हुए शायर को दस्तक दे के जगाया, और आप यकीन करें डोगर साहब कि इतने बाज़ौक़ हैं कि हर रोज़ 2, 3, 4 नातें जो हैं वो माशाल्लाह इनकी मंज़र आम पर आती हैं। मैंने इनको तजवीज़ दी कि आप दीवान मुरतब करें उर्दू नात का। 2 माह के दौरानिया में इन्होंने उर्दू नात का दीवान मुरतब कर लिया। डॉक्टर रियाज़ मजीद साहब से अगर नात रसूल मकबूल सुनाने की फरमाइश ना की जाए तो ये मैं समझता हूँ कि सबके साथ ज़्यादती होगी। मताब शहर मदीना है अपनी रूहों का, हम उस ज़मीं से अक़ीदत अदल से रखते हैं, और ग़ुलाम अदल से हैं हम उस नबी के नस्ल ब नस्ल, ग़ुलाम अदल से हैं हम उस नबी के नस्ल ब नस्ल, ये सिलसिला ये रिवायत अदल से रखते हैं। और ये और बात सरे हश्र हो ज़हूर इसका, ये और बात सरे हश्र हो ज़हूर इसका, वो इफ्तिखार शिफात अदल से रखते हैं। और ये और बात उन्हें रूबरू नहीं देखा, हम अपने दिल में वो सूरत अदल से रखते हैं। ये और बात उन्हें रूबरू नहीं देखा, हम अपने दिल में वो सूरत अदल से रखते हैं। उन्हें ख़बर है कि हम उनके उम्मती हैं रियाज, वो हम पे चश्मे इनायत अदल से रखते हैं। अल्लाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो साहब के बारे में सोचते हुए, कुछ बात करते हुए, लिखते हुए हमेशा खुशी होती है। इनकी कई जहतें हैं, और सबसे बड़ा इनका जो मरकज़ी इनकी खूबी है, इनकी तवानाई है कि ये कभी फ़ारिग नहीं बैठे। इन्होंने अदबी सतह पे बहुत काम किया, मजहबी सतह पे काम किया, समाजी सतह पे काम किया, शहर के बेशुमार अदारों के साथ एक बड़ा ताउन किया, इल्मी अदबी, और आज भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ इनका इंसलाक है। और इनका नुमायाँ ताज़ा पहलू इनका नात के साथ वाबस्तगी है। हमारे दियार नात के इंतहाई अहम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में शामिल हैं, और मुझे यकीन है जब 2-4 साल बाद की किताबें आएंगी तो उससे ना सिर्फ हमारा शहर सरबतबंद होगा, बल्कि जहाँ भी कहीं नात लिखी जा रही है उसमें इजाफा होगा। इनके अंदर बड़ी सलाहियतें मौजूद हैं, और इस उम्र में बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। जब फरिश्ते मेरी नातों को रखें मीज़ान पर, जब फरिश्ते मेरी नातों को रखें मीज़ान पर, पेकरे खाकी का खिलता रूह अनवर देखना, पेकरे खाकी का खिलता रूह अनवर देखना, बंदगी है सीखनी तो फिर सरे तस्लीम को, बंदगी है सीखनी तो फिर सरे तस्लीम को, उनकी चौखट पर मोहब्बत से झुका कर देखना, और हशर में जिस्तम सहारे ढूंढता होगा अदू, हशर में जिस्तम सहारे ढूंढता होगा अदू, अपनी निस्बत देखना, लुत्फ़े पैगंबर देखना, और अपने विजदाने सिना में गुंबदे खजरा उतार, अपने विजदाने सना में गुंबदे खजरा उतार, फिर तख़य्युल के फ़ज़ाओं में खुले पर देखना। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये थे प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा साहब। आज आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनके बारे में जाना, उनके बारे में उनके दोस्तों की, उनके जानने वालों की आरा, उनके तासरात सुने। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।